सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि आजकल बैच के कुछ अभ्यर्थी एग्जाम देने में भी व्यस्त हैं, वो परीक्षाओं के दौर में हैं। मैसेज मेरे पास दिख रहा है। हाँ, आज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का क्लास था, लेकिन आज उस क्लास को हम पोस्टपोन करके कुछ नए टॉपिक जोड़ देते हैं क्लास में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा, उसी के रिगार्डिंग कुछ और तथ्य हो सकते थे। बाद में कहीं मुझे ऐसा समावेशन का जगह नहीं मिल रहा था जहां मैं एडजस्ट कर सकूं, तो मैंने उन तथ्यों को सोचा कि आज ही उस पर कार्य कर लेता हूं। भारत का जो भौतिक विभाजन है, उसको अगले क्लास में देख लेंगे। जो आपने लिखा था उसको ब्रेक दे दीजिए, आज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति और भौतिक स्वरूप, इसकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं, क्योंकि यह एक ऐसा खंड है जो प्रायः जब मैं पहले पढ़ाया करता था तो मुझे अन्य बातों में लिखाना पड़ता था। तो इसको एक बार मुख्य बातों में हम देख लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। पिछले चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा कि भारत एक विशाल देश है, आबादी के दृष्टिकोण से एक नंबर पर है, जबकि यदि हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में 7वां स्थान रखता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 7 का देश है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, यह हमने देखा था, यह सबको याद होगा। आपने इस कड़ी में ढेर सारी पॉइंट्स को पढ़ा। कुछ बातें हर समय छूट जाती हैं इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, याद तो मुझे सब रहता है, लेकिन कई बार व्यस्तता के कारण दो चार बातें आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे अभी इस चैप्टर में हमने भारत का जो पॉइंटर है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, वो ना लिखा, हमने चैनल्स नहीं लिखे। तो इस सब को आजकल में करवा देता हूं। पहले फर्स्ट चैप्टर में पकड़ मजबूत हो जाएगी तो बाकी में आपकी स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है। शुरुआत करते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, राज्यवार सीमा के दृष्टिकोण से आपने तथ्यों को देख लिया था। अब आज के तथ्य को देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको दिख रहा होगा। ये तो वही है कि भारत एक विशाल देश है, क्षेत्रफल वगैरह। इसमें देखने लायक क्या है आज जो नया है? तो एक प्रश्न यहां से आता है, संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.7% भूभाग क्या है? पर्वतीय है। इसको नहीं भूलना है। जो भारत का कुल एरिया है उसका 10.7% भाग पर्वतीय है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये डाटा हो गया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 18.6% भाग क्या है? पहाड़ी है। पर्वतीय और पहाड़ी में बेसिक फर्क यह है कि पर्वतों का आकार विशाल होता है, पहाड़ियों का आकार छोटा होता है। और 27% पठार है और 43% पर मैदानी भाग है भारत में। इसको सभी अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे कि 43% क्या है? मैदान है। सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान है। 4 राज्यों से गंगा जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए। अब मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट में चलता हूं मैं। क्षेत्रफल आपने देखा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरी दुनिया का 2.5% एरिया हमारे पास है। 17.5% आबादी हमारे पास है। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। तो एक बार इसका दोबारा रिव्यू कर लीजिए। सीमावर्ती क्षेत्रों को हम लिखवा चुके हैं। आज जो एक नई बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है, वह क्या है कि जो भारत का विस्तार है, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। याद रखिएगा, आप जब ग्लोब देखेंगे तो उत्तर और पूर्व के हिस्से में भारत है। और 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश और 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। इसको याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37,6 उत्तरी अक्षांश, 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इसको हर हाल में याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण में है। पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है, आप सबको याद है। पर्वतों के बारे में ध्यान रखिएगा कि नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं हमारे देश में। इसे पूछा जाता है
एक फैदम 6 फुट का होता है। समुद्री गहराई को फैदम से मापते हैं, याद रखना है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। आज की क्लास लगभग थ्योरेटिकल होने वाली है। तो समुद्र की डेप्थ है, समुद्री गहराई है, उसको हम फैदम से नापते हैं। एक मील, जो सामान्य मील का यूज करते हैं, माइल जिसको कहते हैं, एक माइल में होता है 1.6 किलोमीटर के आसपास। एग्जैक्ट कहेंगे तो 1.584 किलोमीटर होता है। और एक समुद्री माइल में होता है 1.8 माइल, एक किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। बता दिए थे कि 12 नॉटिकल माइल हमारा क्या है, अधिकार क्षेत्र है समुद्र में, जबकि 200 नॉटिकल माइल व्यापार करने का अधिकार है। इसको भी याद रखिएगा कि भारत 200 नॉटिकल माइल तक क्या रखता है, व्यापारिक अधिकार रखता है। 12 नॉटिकल माइल तक समुद्री जमीन पर अधिकार रखता है। ईईजेड पढ़ाए थे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल है, इसको नहीं भूलना है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। हिमालय पर्वतमाला को जरूर याद रखिएगा कि भारत के उत्तरी छोर पर है लगभग। और इस कड़ी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह देश के 4 बिंदु हैं। सबसे पूर्व में, उत्तर में इंदिरा कॉल, याद रखना है। इंदिरा कॉल क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, और यहां लिखा भी हुआ है पिगमेलियन पॉइंट इसका दूसरा नाम है। इसको देख लीजिए। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है किबीथू या वालंगू, दोनों में से किसी एक को याद रख लीजिए, अरुणाचल की तरफ है। और पश्चिमी बिंदु कहां है, सरक्रीक, गुजरात, गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात के कच्छ जिला में है। इसको याद रखिएगा। सियाचिन के बारे में लिखवा दिए थे, ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है, भारत में कुल 29 राज्य और 7, तो अब इसको ठीक कर लीजिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यह पूर्व का आंकड़ा है। अंचल याद रखिएगा। पूर्वी अंचल में क्या क्या आता है भारत में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश को जोन्स में बांटा हुआ है ताकि शासन की संचालन और सुविधा को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। तो उसमें देखेंगे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये चारों के चारों कहां है, पूर्वी जोन में है। मैप में देखते रहिए कहां कहां लोकेशन है राज्य का। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, यानी बंगाल में जो सब पहले शामिल था वो पूर्वी जोन में है। पहले बंगाल में कौन कौन था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एक झारखंड जो बिहार से ही अलग हुआ है, तो वह सब पूर्वी में है, ईस्ट जोन में है। पश्चिमी जोन में कौन कौन आएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली। उत्तरी में क्या क्या आएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अब लद्दाख भी आ जाएगा, याद रखना है। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब उत्तरी जोन में आ जाएंगे। दक्षिणी में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। पांडिचेरी के बारे में बता दिए थे कि 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में है। माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु और एनम आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे आगे। सेंट्रल जोन में क्या सब आता है, तो एमपी और छत्तीसगढ़। अब पूर्वोत्तर में क्या सब आता है, तो असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो जोन्स को जरूर कमांड रखना है, कई बार जोन पूछा भी जाता है, इसको देख लीजिएगा अपने स्तर से। यह भारत का एक अंचल मानचित्र है जो अभी मैं पढ़ा रहा था, किस तरफ क्या पढ़ रहा है उसको देख लीजिएगा। यह पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा अब तक। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में कल पढ़ा दिए थे कि इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है इसकी चर्चा हो चुकी है। आगे चलेंगे। नोट को याद रखिएगा, विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना है, यानी 7.5 के मल्टीपल पर चुना है इसको दुनिया के देशों ने। इसको याद रखना है। तो इसीलिए क्या है, 82.5 है भारत में, इसको ध्यान रखना है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है।
यूएसए में 7 समय कटिबंध हैं, जबकि रूस में 11 समय कटिबंध हैं। इस दोनों को याद रखिएगा। यूएसए में 7 टाइम जोन है, रूस बहुत बड़ा देश है तो 11 टाइम जोन है। ठीक है, आगे कर्क रेखा पढ़ा दिए थे। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, इसको याद रखेंगे। विश्व में कर्क रेखा कहां कहां से जाती है वो सभी देश लिखवा दिए हैं। अब अगला पॉइंट है मानक समय रेखा और कर्क रेखा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझ पाए? ऊपर से जो नीचे आता है 82.5 डिग्री देशांतर, और जो बाएं से दाएं जाता है कर्क रेखा, वह कहां कटती है? छत्तीसगढ़ में। इसको कभी नहीं भूलना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी महासागर नहीं है जो किसी देश के नाम पर हो, लेकिन हिंद महासागर अकेला ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर है। कोई बता सकता है कि हिंद महासागर का पुराना नाम क्या था? कोई लिखवाए हैं? कोई भी? एनीबॉडी? रत्नाकर नहीं लिखवाए थे? विष्णु जी, आवाज आ रही है? रत्नाकर लिखवाए थे, एक बार उसको देख लीजिए। सभी अभ्यर्थी तैयार रहेंगे। उसके बाद ध्यान रखना है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं, कभी नहीं भूलना है जीवन में। नीलगिरी पूछा ही जाएगा परीक्षा में, लाइफ टाइम इसको याद रखिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अब कहां है वो नक्शा में देखिए, नीचे है जहां वी बनता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी क्या है? डोडा बेट्टा है, जहां मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कौन बताएगा? अनाईमुडी है, इसको याद रखना है, अनाईमुडी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इस सब को कंठाग्र करके रखना है, आगे पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो राजस्थान लिखवा दिए थे। और सबसे छोटा राज्य गोवा। आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन सा? कौन बताएंगे? वेरी गुड, सिक्किम। और जनसंख्या घनत्व में सबसे 1 नंबर पर कौन है? बिहार है, वेरी गुड। और सबसे लास्ट में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन आंकड़ों को बिल्कुल लिख लेंगे, इस वीडियो को दोबारा प्ले करेंगे और जो बातें मैंने कह दी है इसको कहीं ना कहीं बूस्टर फैक्ट्स में लिख लीजिए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं और 2-3 दिन उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो समय कम मिल रहा है मुझे, वरना मैं लिखवा देता आज सब। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, हो गया, ये क्रम पहले ही लिखा चुके हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। आबादी की बात करें तो यूपी की आबादी, ये तो थोड़ा पहले का आंकड़ा है 11 का, अभी 22 करोड़ है। और बिहार की आबादी लगभग 10.5 से 11 करोड़ के बीच में है। वैसे 12 करोड़ का दावा किया जाता है, जनगणना के बाद ही पता चलेगा, इसको ध्यान रखना है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, इसको याद रखना है, पूछा जाएगा। कोई बताएंगे पाक जल संधि कहां पर है, किस देश के बीच है? वेरी गुड, भारत और श्रीलंका के बीच है, उसको हर हाल में याद रखना है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, इसको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है एक प्रश्न कि 7 बहनों में कौन नहीं आता है, और आपको एक ऑप्शन दे देगा 7 बहनों में कौन नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 बहनें हैं। ठीक है, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा एकदम जो पूर्वोत्तर की तरफ है, कोने पर है, तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे पश्चिम बंगाल आ जाएगा, तो क्या इसमें आपको कहीं पश्चिम बंगाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा जो नहीं आता है। अक्सर पश्चिम बंगाल देता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे चलेंगे।
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी है। 8 राज्यों से जुड़ी हुई है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से तो जुड़ा ही हुआ है, जिसमें एक क्या है, दिल्ली भी है, यूटी शामिल है। इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक सीमा इसकी मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है। यदि बिहार से कोई दिल्ली आता है तो उस व्यक्ति को ट्रेन से उत्तर प्रदेश को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। इतना बड़ा राज्य है, 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक यूटी के साथ भी। एक सोनभद्र को नहीं भूलिएगा, सोनभद्र के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है? तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी में जिसके 4 राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, एमपी के साथ लगता है, बिहार के साथ लगता है और झारखंड के साथ लगता है सोनभद्र। तो सोनभद्र को नहीं भूलना चाहिए। उत्तर प्रदेश से जो संलग्न राज्य और यूटी हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, हिमाचल, हिमाचल की सबसे कम सीमा है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे। लिखवा दिए थे कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली। इसको कंठस्थ रख लीजिएगा, दोबारा आ गया है। अब एक टर्म है कि सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो गुजरात की है, देख लीजिए। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। गोवा बहुत छोटा सा है भी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर समाहित है, लैंडलॉक्ड एक शब्द है, दिख रहा होगा, लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, जमीन से ही घिरा हो, राज्यों से ही घिरा हो, समुद्र ना हो। तो भारत में जो लैंडलॉक्ड है 20 राज्य, वो स्थल अवरुद्ध है, जिसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और झारखंड ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में फैले हैं। याद होगा, माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु और एनम आंध्र प्रदेश। एक बार रिवाइज हो रहा है, इसको देखते हुए चलिए। अब समुद्री तटरेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो अभी बता दिए हैं। एनसीआर को समझिए, एनसीआर महत्वपूर्ण है। एनसीआर शब्द आजकल बहुत चर्चा में रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ का क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। अब ये क्या है? क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे, अभी दिल्ली में जिला बढ़ाने की बात हो रही है। शासन और सुविधा के दृष्टिकोण से दिल्ली में जिला बढ़ भी सकता है, लेकिन दिल्ली का एरिया नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तो किसी न किसी राज्य को कैप्चर करना पड़ेगा और सीमाओं में संशोधन का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी में पहले ही। तो ध्यान ये रखना है कि दिल्ली में जब आबादी भर जाएगी, भर चुकी है लगभग, अब यहां 1 इंच का जगह खाली नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं विकास बढ़ेगा आगे। जैसे नोएडा बना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, माने नोएडा, ओखला का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसको नोएडा घोषित किया गया। उसके बाद गुरुग्राम को डेवलप किया गया, सोनीपत को डेवलप किया जा रहा है, गाजियाबाद को डेवलप किया गया, कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बाहर शिफ्ट हो, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो, ताकि दिल्ली पर इतना प्रेशर न पड़े। तो राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्रों को भी माना जाता है, जो राजधानी के करीब होते हैं उनको विकास के दृष्टिकोण से अव्वल माना जाता है और उन पर वैसा ही खर्च किया जाता है जैसा राजधानी पर किया जाता है। तो इसी क्षेत्र को एनसीआर कहते हैं। एनसीआर में क्या क्या आता है, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए, एनसीआर में जब हम देखेंगे तो हरियाणा से क्या क्या आता है, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा घेरा हुआ है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के ज्यादा जिले होंगे। और राजस्थान दिल्ली को डायरेक्ट टच नहीं करता है, लेकिन हरियाणा होते हुए राजस्थान जा सकते हैं और राजस्थान भी बहुत पास में है। तो इन 3 राज्यों से
एनसीआर में जिले सम्मिलित किए गए। हरियाणा का फरीदाबाद, जिसको गुड़गांव बोलते हैं, उसी का वर्तमान नाम है गुरुग्राम। मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, इसको एनसीआर में शामिल किया गया हरियाणा से। यूपी से देखेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। और राजस्थान के भी दो जिले हैं, अलवर और भरतपुर, जिसे एनसीआर में शामिल किया गया है। यानी आगे चलकर इन जगहों पर क्या होगा, वैसा ही विकास होगा जैसे दिल्ली में हुआ है। सेम मॉडल फॉलो किया जाएगा। यदि नक्शे के तौर पर इसको देखना हो तो यह दिल्ली का मैप है। यहां पर दिल्ली की लंबाई चौड़ाई तो बहुत ही कम है। लगभग यदि हम दिल्ली को ऐसे देखें और ऐसे देखें तो ये 50 बाय 45 का होगा। 50 किलोमीटर लंबा होगा, 45 किलोमीटर चौड़ा होगा, इससे अधिक नहीं है। लेकिन इतनी ही दूर में 4 करोड़ के आसपास की आबादी निवास करती है। माने मधुबनी जिला जितना बड़ा है बिहार में, उससे छोटा है दिल्ली, ठीक है, लेकिन उतने में 4 करोड़ लोग रहते हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसीलिए आबादी और फैक्ट्रीज इत्यादि को, रोजगार इत्यादि को बाहर भेजा गया ताकि लोड कम पड़े। और गाजियाबाद, बागपत, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आप देख पा रहे होंगे ये सब एनसीआर में शामिल कर दिए गए। इन क्षेत्रों को उसी योजना का लाभ मिलेगा जिस योजना का लाभ दिल्ली को मिलता है। मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट में राजस्थान को जरूर देख लीजिए। यहां पर देखिए, राजस्थान का कोई भी जिला डायरेक्ट दिल्ली में टच नहीं कर रहा है। ऐसे यदि आएंगे तो दिल्ली होते हुए, गुड़गांव होते हुए रेवाड़ी आना पड़ेगा, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, उसके बाद भरतपुर आना पड़ेगा। तो 2-3 हरियाणा के जिलों को क्रॉस करके और उसके बाद राजस्थान जा सकते हैं। इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। पड़ोसी देश की बात की गई है। पड़ोसी देश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक बार इस लिस्ट को जरूर देखना चाहिए। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन, 3 देशों से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल की सीमा लगती है चीन, भूटान और म्यांमार से। अब नक्शा सबके पास है। क्लास के बाद बैठकर थोड़ा सा आप लोग मिलाएंगे कि किस भारतीय राज्य का संबंध विदेश के राष्ट्रों से है भौगोलिक रूप से, उसको जरूर देखा जाना चाहिए। उसके बाद अगला है नागालैंड, म्यांमार से लगा हुआ है। मणिपुर म्यांमार से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेपाल अभी चर्चा में है, तो नेपाल से संबंधित राज्य को जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब नेपाल के पास हैं। रेड क्लिफ पढ़ा चुके हैं, मैकमोहन पढ़ा चुके हैं, डूरंड हो चुका है, एलएसी एलओसी हो चुका है, ठीक है। डूरंड रेखा की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएंगे? डूरंड लाइन लिखवाए थे ना 1893। इसको एक बार याद रखिएगा, नहीं भूलना है। पहले कहां था डूरंड, अब कहां है? लिखवा दिए थे कि डूरंड लाइन पहले भारत अफगानिस्तान के बीच था, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, अलग होने के बाद। इसको मैंने नहीं लिखवाया था। इस पॉइंट को विशेष रूप से आप लोग लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। चैनल को पहले समझिए, नक्शा निकाल के देखिएगा तो नक्शा में नीचे बाईं तरफ से 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इस साइड के 8 डिग्री को इस साइड के 8 डिग्री से मिलाइएगा, इस तरह से कर्क रेखा की तरह, तो एक चैनल बन जाएगा। अब समुद्र में सीमा कैसे तय की जाती है? चैनल से तय की जाती है, क्योंकि समुद्र में दीवार नहीं बनाई जा सकती। तो भौगोलिक रूप से ग्लोब पर जो चैनल है उसकी दूरी के हिसाब से सीमा का अनुमान लगाया जाता है। याद हमें यह रखना है कि 8 डिग्री चैनल मौ से मालदीव, मौ से मिनिकाय, मिनिकाय को मालदीव से जोड़ती है 8 डिग्री। 9 डिग्री मिनिकाय को लक्षद्वीप से, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से, 6 डिग्री ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच, कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच। इतना यदि याद रह जाए तो काम चल जाएगा। और यहां मैं एक लिख देता हूं 11 डिग्री। ये क्या करती है? लक्षद्वीप को
दो भागों में बांटती है। इसको याद रखिएगा, वीडियो देख के बाद में लिख लेंगे। 11 डिग्री क्या करती है? लक्षद्वीप को दो भागों में बांटती है। इसको बिल्कुल ही याद रखना है। मेन मेन कौन सा है? 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार, 11 डिग्री लक्षद्वीप को दो भागों में बांटती है। उसके बाद एक है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया को अलग करती है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच है। और एक है कोको, अंडमान से कोको द्वीप को अलग करती है। कोको द्वीप म्यांमार में है। ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। अब इसके बाद है पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई। आप पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर के आसपास। और किससे कौन सा राज्य जुड़ा है ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसकी चर्चा यहां आवश्यक मैं नहीं समझता हूं, कॉपी देख लीजिएगा। राजधानी वगैरह बचपन में आपने काफी याद किया होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेंगे। अपने स्तर से इसको देखने का प्रयास करेंगे। इस पर आते हैं। पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वह 12 नॉटिकल माइल तक है। संलग्न क्षेत्र कहां तक है? 24 नॉटिकल माइल तक है। और पढ़ाए थे ईईजेड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 200 नॉटिकल माइल तक है, कभी नहीं भूलेंगे। प्रादेशिक सीमा कहां तक? 12 तक। संलग्न सीमा कहां तक? 24 तक। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 तक। इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। जनसंख्या में चूंकि अब भारत का दूसरा नहीं बल्कि पहला स्थान हो चुका है, इस डेटा को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, उलट गया है ये डेटा। क्षेत्रफल में आज भी 7वां है। और बाकी बातें हम देख चुके हैं। केवल लास्ट पॉइंट को देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी छोर पर है और गुजरात जो पश्चिमी छोर पर है, अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, स्थानीय समय में। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं भूगार्भिक संरचना में, जो बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा सा। इसको ध्यान से देखिए। भारतीय भूगार्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड, इसको लॉरेशिया और गोंडवाना के विभाजन से आरंभ होता है। कभी नहीं भूलिएगा। पूरे से माजिद हुसैन के भूगोल को यदि आपने कभी पलटाया हो तो उसमें यह बात आपको मिल जाएगी। यूपीएससी के लिए पढ़ाई होती है। फिर से मैं पढ़ता हूं। पेंजिया के अंगारा लैंड, ब्रैकेट में लॉरेशिया लिखा हुआ है, और गोंडवाना लैंड के विभाजन से भारत का निर्माण शुरू होता है। इसको नहीं भूलना है। याद रखना है कि गोंडवाना लैंड का मतलब होता है कोयले की भूमि। जिस जमीन के अंदर में कोयला ज्यादा पाया जाता है उसको गोंडवाना लैंड कह सकते हैं। अब समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन और उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगार्भिक संरचना का विकास हुआ। अब देखिए पेंजिया का विभाजन कैसे हुआ। तो एक तो है अंगारा लैंड और एक है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में बना यूरोप, उसी चट्टान पर बना एशिया, उसी पर बना उत्तरी अमेरिका, उसी पर बना ग्रीनलैंड। बट गए सब। गोंडवाना में बना प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। यानी भारत अब किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। ये महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। भारतीय भूगार्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब कैसे बांट सकते हैं ऐतिहासिक रूप से? तो यहां प्री कैम्ब्रियन ऑर्कियन संरचना से लेकर, शब्दों को ध्यान रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़ युग, धारवाड़ में सोना मिलता है, पुरप्पा, विंध्यन, टर्शियरी युग, ठीक है, में विभिन्न भू स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। जब मैं आपको हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे
महान हिमालय का जन्म कब हुआ था? कोई बता सकता है? मध्य का कब हुआ था? मेसोजोइक युग में। थोड़ा सा इस सबको पढ़ के आइएगा अपने स्तर से एक बार, वहां चर्चा करेंगे विस्तार से। तो एक बार देखिए, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवार, कोरप्पा, विंध्यन, टर्शरी युगीन विभिन्न भू स्थलाकृतियों का विकास हुआ। यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में जहां अरावली पर्वत बना कैम्ब्रियन एज में, छोटा नागपुर का पठार बना, विंध्य बना, वहीं टर्शरी युग में क्या बना? हिमालय बना। हिमालय बना टेथिस सागर के ऊपर। वहां पहले टेथिस सागर बहा करता था। भूगर्भीय हलचल से हिमालय का निर्माण हुआ है, इसको ध्यान में रखना है, टेथिस सागर को नहीं भूलना है। अब प्री कैम्ब्रियन को समझिए। पृथ्वी का भौमिकी विकास पूर्व कैम्ब्रियन कल्प के सबसे प्राचीन शैल समूहों से आरंभ होता है। भारत में इसे विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब कैसे? तो प्री कैम्ब्रियन एरा के जो मुख्य तथ्य हैं उसमें एक है ऑर्कियन युग। इसमें क्या है? आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। हिस्सा दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, अरावली और बुंदेलखंड का क्षेत्र जो पठार का है। हार्वार युग, प्राचीन अवसादी चट्टान मिलेंगे और जीवाश्म रहित, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, जीवाश्म नहीं मिलेगा। इसमें आएगा शिलोंग रेंज, अरावली और छोटा नागपुर आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरप्पा, चूना पत्थर से युक्त। अब कुरप्पा जिला आंध्र प्रदेश, शेवराय और जेवादी की पहाड़ी तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, इस सब को याद रखिएगा, अरावली को याद रखिएगा। और विंध्यन मतलब विंध्य का जो क्षेत्र है, जीवाश्म युक्त अवसादी संरचना का क्षेत्र, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो युग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो कमांड बना रहेगा। एक आध क्वेश्चन यहां से आ जाता है परीक्षा में, टफ है, भारी खंड है। आगे चलते हैं। आर्कियन को समझ लीजिए। आर्कियन में इतना याद रखना है कि गर्म गलित पदार्थों के लावा जमने से, मैग्मा के जमने से इसका निर्माण होता है। और आपको यह भी याद रखना है इसमें कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस लाइन को तो हमने पढ़ लिया है, इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं होते हैं। क्षेत्र को देख लीजिएगा एक बार, बाकी बातें कॉमन है। हार्वार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखने की जरूरत नहीं है। हार्वार में सोना मिलता है, उसके बाद चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, मैंगनीज, ये सब मिलता है हार्वार युग में। एक बार इस मैप को अपने घर पर जरूर देखेंगे, इसमें डार्क कर के एरिया को दिखाया हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र किस काल से जुड़ा हुआ है उसको जरूर देखिएगा। विशेष तथ्यों में आ जाइए। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। याद रखिएगा, जो पेट्रोलियम मिलेगा वो किससे बनेगा? तो समुद्र में जो जीव जंतु, पेड़ पौधे के अवशेष लाखों करोड़ों साल तक दब जाएंगे अंदर, वही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जाकर क्या बनेगा? पेट्रोलियम बनेगा। तो पेट्रोलियम हर समय अवसादी चट्टानों में बनता है। अवसादी का मतलब ही होता है कि जीवों के अंश से बना हुआ है, याद रखेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कोयला बता दिए थे। गोंडवाना युग मतलब कोयला का युग, इसको ध्यान रखिएगा। धारवार का मतलब धात्विक खनिज, जिसमें सोना, चांदी, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब धारवार युग में मिलेंगे। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ था, इसको भी याद रखना है। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लिस्टोसीन काल में, गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, इसको याद रखिएगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच अवस्थित भूसन्नति का नाम टेथिस सागर है, जहां पर आज हिमालय खड़ा हो गया है। हिमालय कैसे खड़ा हुआ? दो प्लेट ऐसे करके आ रहे थे और टकरा गए, तो टकराने के बाद ऐसे ऊपर उठने लगे और हिमालय का निर्माण हो गया टेथिस सागर के ऊपर। टर्शरी युग में विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है जल निक्षेपों से, और देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है प्लिस्टोसीन काल में। यानी आज का जो भारत है, अभी जैसा भारत दिखता है, वह बना है प्लिस्टोसीन काल में। इस सब को ध्यान रखने की जरूरत है। विंध्य को आप एक बार देख चुके हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि इस काल में सांची का स्तूप जो बना है, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, फतेहपुर सिकरी इत्यादि, वो इसी टाइम के बने हुए पत्थरों से बना है। सासाराम बिहार, इस सब को याद रखिएगा। एक है पैलियोजोइक युग, जिसका हिस्सा है गोंडवाना। गोंडवाना का मतलब ये होता है कोयले की भूमि,
पैलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी समय कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। इसको ध्यान रखेंगे। इस युग में कोयले की प्रधानता रही। बिटुमिनस कोयला की चर्चा उस लाइन में है, इसको आप देख सकते हैं। मेसोजोइक, मध्य हिमालय जो आप पढ़ते हैं इतिहास भूगोल में, मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ है? मेसोजोइक काल में हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा और क्षेत्रों को देख लेंगे। एक है सेनोजोइक, नवीन जीवन। इसके भी दो हिस्से हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब चतुर्थ जो हिस्सा है उसी का एक हिस्सा है प्लीस्टोसीन, जो आज का भारत बनाया है जिस युग में, और एक है होलीसीन, हिमयुग के बाद। जो प्लीस्टोसीन है उसके अंदर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी उस युग में, और जो होलोसीन है उसमें भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण हुआ था। इन पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा। ITSZ को याद रखिएगा, इंडस सैंगपो सचर जोन, इसको भी याद रखिएगा। इसका संबंध जो प्लायोसीन और इयोसीन काल से है। स्ट्रक्चर्स को याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये क्या है? ट्रांस की हाइट कम है, महान हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, लघु हिमालय की उससे कम है, शिवालिक की उससे कम है। कैसे याद रखें? ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट 5000 के नीचे है, महान हिमालय का 6000 के ऊपर है, जो आपका मध्य हिमालय है, लघु हिमालय 4000 के आसपास है, और शिवालिक का कितना है? 1000 से 1500 है। शिवालिक हिमालय के क्षेत्र को नेपाल में तराई का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मीरी, मिसमी, ये सब क्या है? घास है। इसको याद रखिएगा, अरुणाचल के साइड में महत्वपूर्ण है। टाफला, आबोर, मीरी, मिसमी, ये सब को पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इस युग को एक बार देखते रहेंगे तो हमारे में बना ही रहेगा। पहाड़ों के प्रकार में 4 टाइप के पहाड़ हो सकते हैं, वलित, ब्लॉक, गुंबद के आकार का और अवशिष्ट। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बार अध्ययन कर लेंगे आप लोग। जमीन से जो 600 से 900 मीटर हाइट का कोई एरिया मिले तो उसको पठार कहा जाता है। भारत में छोटा नागपुर का पठार क्या है? खनिजों के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है, इसको ध्यान रखना है। पठार में खनिज काफी पाया जाता है। खनिज जहां भी पाया जाएगा वहां ज्यादा उम्मीद है कि पठार का क्षेत्र होगा। मैदान को आप सभी पढ़ेंगे आगे चलकर। इसमें कुछ झील है, इस लिस्ट को अपने स्तर से आप लोग देख लेंगे आज के क्लास के बाद, बड़ा चैप्टर है। जलप्रपात को भी देख लेंगे, मैं कल टिक करवा दूंगा इसमें जो महत्वपूर्ण लगेगा। फिर एक बार लिख के आ जाइए इस सबको। सियाचिन की चर्चा हमने कर ली है, 75 किलोमीटर की लंबाई है, इसको याद रखेंगे, और बाकी भी जो हिमनद हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे। बूस्टर फैक्ट्स में आ जाते हैं। इन बूस्टर फैक्ट्स को आज क्लास के समाप्ति के बाद फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जरूर लिख लीजिए। क्या सब है इसमें? अरावली पर्वत विश्व के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में से एक है। यानी दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? राजस्थान का अरावली है। जिसकी सबसे बड़ी शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ। याद रखिएगा कि आज का जो भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब कोयला। धारवाड़ युग में सोना, चांदी, कोबाल्ट, मैंगनीज, इसको याद रखेंगे। गोंडवाना संरचना में कोयला का विकास हुआ है। भारत के 98% भारत का जो कोयला है 98% तक वो गोंडवाना के टाइप का है। भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पड़ोसी देश में सबसे लंबी सीमा जो है भारत की वह 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तत्काल याद रखिएगा, काली मिट्टी में कपास उपजता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, इस सबको याद रखना है। भारत की मिट्टियों में जब हम जाएंगे तो वहां 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में जो ICAR ने बताया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जो बताया है, उसको पढ़ेंगे, वहां इसकी चर्चा होगी। फिलहाल अपने बेस को थोड़ा तैयार रखिए। भारत में सर्वाधिक खनिज संसाधनों का विकास धारवाड़ तंत्र में हुआ है। बिल्कुल हुआ है। सोना, चांदी, कोबाल्ट, मैंगनीज, इस सब का विकास धारवाड़ युग में हुआ है।
इसको याद रखना चाहिए। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर को भारत का क्या कहा जाता है? रूर। रूर समझते हैं? तो बता सकता है कि रूर क्या है? आगे लिखवा देंगे सब। भारत का रूर ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। इसको समझ लीजिए। तो रूर जर्मनी का एक शहर है वाकई में, और उस शहर में इतना खनिज पाया जाता है कि दुनिया में यदि किसी शहर में खनिज पाया जाए तो उसकी तुलना रूर से की जाती है। तो छोटा नागपुर का पठार एक ऐसा एरिया है जहां बहुतायत मात्रा में खनिज पाया जाता है, तो इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का विशाल मैदान क्या है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और तीनों नदी सदावाहिनी है, तीनों हिमालय से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, भारत में अधिकांशतः झीलें पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, शांत ज्वालामुखियों के शीर्ष पर जल भर जाने के कारण क्रेटर झील बनते हैं। कभी पूछ सकता है कि क्रेटर झील कैसे बनते हैं? तो क्रेटर झील बनता है जब ज्वालामुखी के मुख पर, जहां से निकलता है मैग्मा, वहां पानी भर जाए तो गड्ढा में क्या होता है? झील बन जाता है। वहां गड्ढे को ही क्रेटर कहते हैं। पर्वत के आधार पर गिरिपद हिमनद का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है, जहां विश्व की सबसे महंगी लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी जा रही है। ऑर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये बार बार ये पॉइंट आ चुका है, महत्वपूर्ण है। ऑर्कियन युग के चट्टान जीवों के अंश से नहीं बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जीवाश्म से पेट्रोलियम बना है, ये बता चुके हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। संरचना के दृष्टिकोण से मेघालय पठार दक्कन के पठार का विस्तारित भाग है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, कहां है मेघालय, किस साइड है दक्कन। लेकिन संरचना के दृष्टिकोण से मेघालय किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई, जबकि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। दोनों बातों को अंडरलाइन करके याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित जो सीमा है वह किस प्रकार की सीमा है? वह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, जबरदस्ती डाला गया है। इसको ध्यान रखिएगा, अध्यारोपित शब्द को नहीं भूलेंगे। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जुरासिक युग में आरंभ होना शुरू हुआ था। जुरासिक काल में ही गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हो गया था। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्या होगा? कौन जवाब देंगे पहला का? फर्स्ट, कोई जवाब नहीं। ए होगा, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अब कौन कौन से कथन है और क्या पूछ रहा है तो देखिए। पहला है, संरचना के दृष्टिकोण से मेघालय पठार दक्षिण पठार का ही भाग है, बिल्कुल सही है पहला। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई है, बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान की रचना क्या है? एक अग्रगर्त है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या हो सकता है इसका? चौथा भी देख लीजिए एक बार। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब बताइए सेकंड का आंसर क्या हो सकता है? केवल ए, 1, 2 और 3। चौथा गलत है इसमें। चौथा इसलिए गलत है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टक्कर से हुई है, वो नहीं दिया हुआ है इसमें। तो केवल 1, 2 और 3 सही है। इसका जवाब कोई दे सकता है 8, 4 से 37, 6 उत्तरी अक्षांश, 68, 7 से 97, 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये गलत है शायद, क्या ये सही है? ये गलत है मेरे ख्याल से। दिशाओं का अंतर है इसमें। एक बार दोबारा इसको देखिए तीसरा का, और आप लोग बताइए क्या हो सकता है।
8 4 से 37 6 उत्तर उत्तर ये सही है। और 68 7 से 97 25 पूरब से पूरब ये सही है। इसका सी उत्तर होगा। देख लेंगे। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई हैं? राजस्थान, पंजाब, बिहार और हरियाणा। तो हरियाणा का किसी भी विदेश से सीमा नहीं जुड़ा हुआ है, पंजाब के अंदर पड़ जाता है। भारत में है, वो किसी विदेशी के राष्ट्र से नहीं जुड़ा हुआ है। आईएसटी का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना आगे है भारत का? 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। नेक्स्ट, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? छठा का जवाब कौन दे सकते हैं? असम 7 से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। असम 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? इसमें एक बार देख के कोई बताइए 10वां का उत्तर क्या हो सकता है? क्या होगा 10वां का आंसर? कोई भी आप में से कौन बताएंगे 10th का आंसर? अरे लिखवा दिए है ना। 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। कहीं है? कहीं दिख भी नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? गलत है, डी होगा इसका। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? अभी अभी पूछे थे आज, देखिए पश्चिम बंगाल आ गया। 11 का क्या होगा? बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल उसका हिस्सा नहीं है। 12 को देखिए, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म कौन सा है? इसमें से कौन बता सकते हैं? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। भूटान तो भारत का राज्य है नहीं, नहीं होगा। अब इस 3 में से होगा। सिक्किम और बिहार दोनों नेपाल से लगे हुए हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। असम नहीं होगा, माने बिहार यहां पर देखिएगा, असम बिहार सिक्किम, बिहार सिक्किम वाला होगा, ये लगा हुआ है नेपाल से। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, सबसे लास्ट में दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी वालांगू या किविथु, पश्चिमी सरक्रीक गुजरात। इसको याद रखना है। 14, भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक किसका उदाहरण है? तो अध्यारोपित सीमा का एग्जाम्पल है, कभी नहीं भूलना है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो 8 के साथ संबंध बनाता है उत्तर प्रदेश। अब बताइए आप लोग कौन सा होगा सीमावर्ती? पंजाब तो बिल्कुल नहीं है, हरियाणा है उत्तर प्रदेश में, पंजाब नहीं होगा, पहला गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीनों यूपी से जुड़े हुए हैं, तो 2 3 4 बी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड के टूटने से क्या बना है? बना नहीं है, अलग क्वेश्चन है। गोंडवाना के टूटने का आरंभ कब हुआ? आरंभ कब हुआ? जुरासिक, अभी लिख बताए थे, जुरासिक युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? अभी पढ़ाए थे, क्रेटेशियस युग में हुआ है। और दक्कन के पठार का ही भाग क्या है? मेघालय है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं डैश। तो 18 का सीधा हो जाएगा डी, ये वाला ऑप्शन, गोंडवाना लैंड। भारत क्या है? गोंडवाना लैंड का आधुनिक रूप है, कोयले की भूमि। तो इस सेट को एक बार अपने स्तर से जरूर देखिएगा। और मैं तो कहूंगा कि अभी 2 दिन, अब बीच में वीकेंड भी है, इस वीकेंड पर आप इसको बैठकर लिख लीजिए। अभी कुछ अभ्यर्थियों की बीपीएससी की परीक्षा भी चल रही है, तो एक दिन तो क्लास बंद ही रहेगा संडे को डेफिनेटली, उस दिन आप इसको जरूर लिख लीजिए। लिख लेंगे तो क्या होगा? आप अच्छी तैयारी की स्थिति में रहेंगे। भारत का जो भौतिक विभाजन है उसकी शुरुआत अगली कक्षा में होगी। प्रथम चैप्टर की समाप्ति की मैं आज घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।